अब आ जाता है मध्य एशिया के साथ संबंध दक्कन। मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध कैसे थे उस टाइम पे? तो भारत पर बैक्टीरिया, यूनानी, शक, पलह के आक्रमण, कुषाणों के शासन में मध्य एशिया के राजनीतिक संपर्क भारत से जुड़े। दो क्षेत्रों के मध्य उत्तरवेदी सांस्कृतिक समन्वय को जन्म दिया। समन्वय का मतलब होता है हमारी संस्कृति से आप परिचित हुए, आपकी संस्कृति से हम परिचित हुए। धीरे धीरे इन विदेशी समूहों ने अपनी पहचान खो दी तथा क्षत्रिय के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने अपनी पहचान खो दी और भारत में आकर एक नई पहचान बना ली जो एक क्षत्रिय के रूप में थी। कईयों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारतीय बैक्टीरिया शासक मेनेंदर, जिसका जिक्र ऊपर भी किया गया था, का उल्लेख पहले भी हो चुका है, जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागसेन नामक भिक्षु से की थी। और इसी पर एक बुक भी लिखी गई थी, मिलिंद पिन्हु, है ना, मिलिंद पन्हु करके एक बुक भी लिखी गई, जिसमें इन दोनों के नागसेन से पूछे हुए प्रश्न थे और उसकी एक बुक लगाई गई। मध्य एशिया बताया गया, जिसमें फरगना, सवोरिनिया, बैक्टीरिया, पर्थिया, एरिया, बेमियन, काबुल है अफगानिस्तान में, गांधार अफगानिस्तान में, तक्षशिला अफगानिस्तान में, पूर्णापुर, अरोचोशिया, कंधार, सिंधु, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर के एरिया का पूरा दिखाया जाता है। यहाँ की नई विधियों को जन्म दिया। लोगों ने नई मुद्रा, कॉइन्स बनाना या फिर करेंसी पर ध्यान दिया। छिद्र पहले सिक्कों के अंदर ऐसे होता था, ऐसे बीच में छेद कर देते थे, ये कॉइन्स होता था। बाद में कॉइन को बीच में से बनाकर या जिस तरह से क्या करते ले उसमें पुराने शासक की छवि बनाई गई। के प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यूनानी खगोल वैज्ञानिकों के संदर्भ में यवनाचार्यों, यवन कहते थे यूनानी को, यवनाचार्यों के रूप में मिलता है। भविष्य फल ज्ञात करने के लिए कला में भी भारतीय यूनानियों से ही सीखी। तो भारत ने जो भविष्य के बारे में बताना, ये ज्ञान भी यूनानियों से सीखी थी। मध्य एशिया के संपर्कों की वजह से मूर्ति कला के क्षेत्र में एक नई युग की शुरुआत हुई। मूर्तियों को नए तरीके से बनाना था। अभी शाखाएं बनाई गई, ब्रांचेस, जिसमें आ जाते हैं गंधार शाखा। गंधार भारतीय तथा यूनानी शैली के समन्वय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। तो भारत और यूनान एक दूसरे से जुड़े और उसके बाद जो एक नया स्ट्रक्चर बनकर आया सामने, वो आपका गांधार। अब आप बोल रहे हैं कि उड़ीसा तथा दक्कन में एक प्रारंभिक राज्य का उदय, या मैंने लिखा हुआ है उड़ीसा तथा दक्कन में उदित राज्य, जो प्रारंभिक ही है। अगर यहाँ लिख सके तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि प्रारंभिक उदित राज्य की बात ही कर ले। तो दक्कन तथा पूर्वी भारत जो था वो अशोक के साम्राज्य के अंदर आता था। उसने हिंसक युद्ध कलिंग पर विजय प्राप्त की। उसने बहुत ज़्यादा जनहानि की। वह मौर्य शासक का प्रभाव है कि उसके पतन के बाद भारतीय इतिहास के में प्रथम बार कलिंग तथा दक्कन का उदय हम देख पाए। कलिंग, अशोक के पश्चात कलिंग जो आज का उड़ीसा है, चेदी वंश के शासन में महत्वपूर्ण हो गया था। दुर्भाग्यवश खारवेल के अतिरिक्त इस वंश के किसी शासक के विषय में सूचना हमें नहीं मिलती है। एक ही मिलता है, खारवेल। इसकी उपलब्धि उड़ीसा में भुवनेश्वर, जो आज का भुवनेश्वर जो है, उनका राजधानी भी है, उड़ीसा का राजधानी भी है। और के निकट एक जगह है उदयगिरी पहाड़ियाँ, वहाँ पर एक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाथी गुम्फा शिलाखंड के निकट हाथी की छवि अंकित होने के कारण अभिलेख का नाम हाथी गुम्फा पड़ा। इस वजह से हमें पता चलता है कि जैन धर्म के उपासक था और उसने पड़ोसियों के विरुद्ध कई युद्ध अपने सफलता प्राप्त की थी। संभवतः इसकी कालावधि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी थी। और इस प्रकार से आपका ये भी क्लियर होता है। सबके पॉइंट काफी छोटे छोटे। इसके बाद आ जाता है सातवाहन, राज्य व्यवस्था और प्रशासन। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश भारतीय राजनीतिक के हिसाब से देखा जाए तो प्रमुख रूप से उभरा। सातवाहन शासकों में महानतम जो शासक थे वो थे गौतमी पुत्र शतकर्णी।
अगर हम सारे किंग्स भी ना पढ़ पाए तो सबसे मेन जो किंग है बस उनको पढ़ लीजिए। सबसे महानतम किंग कौन हुए हैं, तो जो भी महानतम किंग है उनको पढ़िए। जैसे कुषाण में कनिष्क आ गया, तो उनसे कनिष्क को जान ले तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर किसी और को जान पा रहे हैं नहीं जान पा रहे, सब याद कर पा रहे तो बहुत बेहतर है। सब याद नहीं कर पा रहे तो सिर्फ आप महानतम को याद रखें। चलता हमें नहीं पता 1947, हम बोलेंगे 20वीं शताब्दी जो है उसके, अब मुझे पता है कि भैया 50 साल तो हो चुके होते हैं, उसके 50 वर्षों में, अर्ध में, 5 दशक में, दशक मतलब 10 होता है, 5 दशकों में, 5 दशकों में लिख दो। 20वीं शताब्दी के 5 दशकों में। 5 दशकों का मतलब क्या होता है, 5 दशक मतलब होता है 10, 5 कैंसा 50। राम आजाद किस में होते हैं 1947, 3 साल ही तो बच्चा है 50 होने में। आप ऐसे क्रैक कर दो, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता तो। अगर बच्चे कई बार डेट भूल जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा डेट से ही दिक्कत होती है। यहाँ बोल रहे हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य, देखा एग्जैक्ट डेट नहीं बताई इन्होंने, ईसा पूर्व ईसा शताब्दी, ठीक है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी मतलब ईसा मसीहा का 1 साल पहले, शताब्दी 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। उसका मध्य, इसका मतलब 50 साल बच्चा है ईसा मसीहा को जन्म होने में, 100 साल पहले ना। उसका क्या कहा, उसका भी मध्य, मध्य मतलब 50 साल तो हो गए होंगे। इसका मतलब बच्चे कितने ईसा मसीहा को, 50 साल बच्चे हैं। अभी एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे, वो 60 भी हो सकता है, वो 70 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 55 भी हो सकता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट डेट नहीं पता सातवाहन का, इसलिए उसने कहा कि ईसा पूर्व शताब्दी का मध्य होगा भाई। ऐसे करके ही इतिहास में खेला जाता है। सबसे पश्चिम भारत के जो शक शासक थे, नहपन को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य का विस्तार उसे श्रेय दिया जाता है। उसका साम्राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट परिस्थान, जो आज का पैथन है, थी। तीसरी शताब्दी के चतुर्थ भाग में, देखिए तीसरी शताब्दी का मतलब है 200, एंड इसका चतुर्थ भाग का मतलब होता है, नहीं मतलब 225 की बात कर रहा है। तीसरी शताब्दी का मतलब 200 से स्टार्ट हो रहा है, चतुर्थ भाग का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 100 साल का 1/4 होता है 25 साल। वो करेक्ट नहीं बता रहा, मतलब ऐसे करके कहता है, तो आप इस तरीके से आंसर को क्रैक कर सकते हैं। सातवाहन वंश का पतन हो गया था, इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हो गया था। तो जो सातवाहन है उसकी एंडिंग हो गई थी, पतन हो गया था कब, तीसरी शताब्दी जो है उसका 1/4 भाग मान लेते हैं, उस टाइम पर हुआ था। तो आप अपने सवालों के जवाब लिखते हुए, अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद ना हो तो आप डेट के लिए आप इस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत पता आइडिया है, उस आइडिया के हिसाब से आप बैठा कर सकते हैं। आपको एग्जैक्ट डेट लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर अगला वंश कौन सा शुरू हो गया था, इक्ष्वाकु। पहले या तो जमीन से जमीन तक का साम्राज्य गिना जाता था, या तो नदियों से नदियों तक। अब यहाँ पर बात की जा रही है प्रशासन, राज्य व्यवस्था और प्रशासन। तो उस टाइम पर सातवाहन साम्राज्य आहार या तथा अथवा राष्ट्र रूपी उप प्रभागों तथा जिलों के रूप में विभाजित था। तो किस तरह के था, उस टाइम पे जो नाम लिए जाते थे वो थे आहार या राष्ट्र रूपी, या कुछ कुछ भागों में जिलों के रूप में बांटा गया था। तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम, और उसके अध्यक्ष जो थे, जो उसको संभालते थे, उनको कहते थे ग्रामिक, सॉरी उसे कहते थे ग्रामिक। राजा के सहायक और मंत्री के रूप में जो थे उन्हें कहते थे अमात्य। नगद तथा वस्तुएं दोनों ही प्रकार से राजस्व एकत्र किया जाता था, या फिर कोई वस्तु ले ली जाती थी, या तो नगद रूप से कैश रूप से लोगों से ले लिया जाता था एज अ टैक्स। भारतीय इतिहास में प्रथम बार सातवाहनों शासकों ने धर्म को स्वीकार करने के लिए बौद्ध तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूदान की व्यवस्था की। तो धर्म को स्वीकार करने के लिए लोगों को भूमि दी जा रही थी कर मुक्त करके, कि जमीन को दान दिया जा रहा था बौद्ध और ब्राह्मणों को। बाद के काल में ये व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई थी। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण मानते थे तथा वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का उनका प्रथम उद्देश्य था। इस प्रकार से आपका ये राज्य व्यवस्था भी क्लियर होगी। राज्य व्यवस्था में उसमें टाइम पे ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, तो हम जितना जानते हैं उतना ही हम लिखेंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, जितना आपको आइडिया उतना लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखिए, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स और भी है, और भी मुद्दों पे बात करने के लिए होता है। जैसे कि व्यापारिक है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला, वो राजा उन्होंने कुछ किया हो, तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। व्यापारिक और व्यावसायिक बोला गया तो ऑब्वियसली बात है, सामानों का लेन देन होता होगा। मौर्योत्तर युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आंतरिक तथा बाह्य जो व्यवसाय था उनके ऊपर प्रगति हुई थी। प्राचीन भारत के दो मुख्य आंतरिक मार्ग माने जाते हैं। पहला उत्तर पथ, जो भारत की उत्तरी तथा पूर्वी हिस्सों को उत्तर पश्चिमी सीमाओं से जोड़ता है, अर्थात वर्तमान में पाकिस्तान और उससे आगे का क्षेत्र। दक्षिण पथ, जो भारतीय प्रायद्वीप को पश्चिमी तथा उत्तरी हिस्सों से जोड़ता है। उत्तर तथा दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो प्रमुख मार्ग है, उत्तर तथा दक्षिण भारत को जो जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, उसे दक्षिण पथ कहते हैं। यह इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी से प्रारंभ होता है और आधुनिक उज्जैन और तत्कालीन उज्जैनी से होता हुआ पश्चिमी तट के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है गुकच्छ भड़ोच के नजदीक तक पहुंचता है। दक्षिण पथ में आगे जाकर प्रतिष्ठान, जो आज का पैठान है, तब था, जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी था। राजधानी कौन था? पैठान। जो उस टाइम पे क्या था? प्रतिष्ठान था, उस टाइम का प्रतिष्ठान। बाह्य व्यापार मार्ग की बात करें तो आप 45 ईस्वी में एक यूनानी समुद्री यात्री हिप्पिटस के द्वारा मानसून की खोज के बाद व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा समुद्री यात्राएं प्रारंभ हो गई। भारत के पश्चिमी तट, उत्तर से दक्षिणोमुखी के प्रमुख बंदरगाह भारूकच्छ, सुपारा, कल्याण, मुजिरिस इत्यादि, इन बंदरगाहों से मालवाहक जहाज लाल सागर द्वारा रोम साम्राज्य तक जाता था। तो यहाँ से एक सी है, वहाँ पर पड़ता है रोम में, रेड सी, तो यहाँ से सामान वहाँ की तरफ जाया करता था। तो इससे पता चल रहा है कि रोम से हमारा जो व्यापार है वो बढ़ गया था। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अगर व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति, जो आज का पश्चिम बंगाल है, अरिकमेडू तमिलनाडु समुद्र तट, दक्षिण पूर्वी एशिया के बंदरगाह भारूकच्छ और मध्य में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। ये कुछ जगहों के नाम है जहाँ जहाँ व्यापार होता था। तो जहाज़ों का ज़्यादा हो गया, लोगों ने मानसून को समझने लग गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होने लग गया। तो से ही व्यापार क्या करते थे, पर पारसियों द्वारा थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो लोगों ने समुद्र का रास्ता इख्तियार किया, वहाँ से लोगों ने जाना चालू किया। जी में एक अज्ञात लेखक का मीन्स हो जाता है, उस लेखक के बारे में पता नहीं, लेकिन बुक हमें मिल गई है, जहाँ उसके ग्रंथ हमें मिल गए, लेकिन वो राइटर कौन है हमें नहीं पता। तो अज्ञात लेखक उसने द्वारा लिखी गई थी पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसमें एक बुक लिखी थी, और भारत और रोम का व्यापार के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें लिखा गया था। रोम वासियों द्वारा जो भी ज़रूरी भारतीय उत्पाद थे, जैसे कि मसाले, इत्र, रत्न, हाथी दांत और कोई भी वस्त्र, ये सारी चीज़ें, जैसे मलमल का जो कपड़ा होता है, वो सारे के सारे यहाँ से वहाँ दिया जाता था व्यापार। रोम साम्राज्य के साथ मसालों का मुख्यतः दक्षिण भारत में संचालित होता था, क्योंकि मसाले ज़्यादा दक्षिण भारत में ही हैं। रोमवासी का बहुमूल्य तथा आंशिक रूप से दुर्लभ जो रत्न है वो आयात किए जाते थे, जैसे कि हीरे, फिरोजा, नीलम, गोमेर, मोती, नील, चंदन की लकड़ी तथा इस्पात। तो ये सारे चंदन की लकड़ी वगैरह बहुत टाइम लगता है चंदन की लकड़ी उगाने में, ठीक है, और कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता था और बहुत ज़्यादा व्यापार था। हमारे यहाँ पर जो चीज़ें बेस्ट थी, जो उनको लग रही थी कि ये बहुत अच्छी है, हमारे पास नहीं है, तो व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि हमने समुद्री का जो समुद्री रास्ता है ना वो इख्तियार कर लिया था, उससे व्यापार ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मिलिंद पन्हो नामक जो ग्रंथ है उसमें 750 व्यवसायों का उल्लेख है, 750 काम और व्यवसाय ऐसे उल्लेख दिए गए हैं। 750 है, 750 काम बताया उसने कि ये उस टाइम पे होता था। इनमें से 60 जो था वो हाथ का काम ही था, हस्तशिल्प था। कुशलता का स्तर बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। सोने, चांदी, बहुमूल्य रत्नों के कारीगर बहुत भिन्न भिन्न थे। उज्जैन माला उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता था।
सूती रेशमी वस्त्रों के कारीगरों के लिए मथुरा वंग पूर्वी बंगाल प्रसिद्ध था। इस काल में शिल्पियों ने संपदा की नई ऊंचाइयों को छुआ। अभिलेखों से यह भी संकेत मिलता है कि शिल्पियों ने धार्मिक मठों में भी अनुदान किया। अब आ जाता है कारीगर एवं उनके संघ। जब इतने सारे कारीगर है तो उनका कुछ संघ होगा, उनकी कोई कम्युनिटी भी होगी। मजदूर यूनियन अगर उस टाइम पे था तो उस टाइम पे भी कुछ यूनियन होता था। तो व्यापारियों का एक समुदाय समूह के रूप में संगठित था जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी कहा जाता था और जो इसके अध्यक्ष होते थे उसे सृष्टि कहा जाता था। संगठन का जो अध्यक्ष था उन्हें सार्थक कहा जाता था। इन व्यापारियों की भांति सभी हस्तशिल्पी समूह में संघ के रूप में संगठित थे। ज्येष्ठ उनका प्रधान होता था। इसमें बुनकर, अनाज व्यवसायी, बांस के तेल उत्पादक, कुम्हार इत्यादि शामिल थे। मुख्य उनका जो एक प्रकार का व्यवसाय होता था वो आपस में एक संघ बना लेते थे। वह प्रमुख का चुनाव स्वयं करते थे और पारस्परिक सद्भाव के आधार पर अपने व्यापार को व्यवसाय को नियंत्रित करते थे और उनकी मूल्य और गुणवत्ता क्वालिटी को बढ़ाते थे और उनके संबंधित जो नियम है उनका निर्माण करते थे। वह बैंक की तरह भी कार्य करते थे। वह एक निश्चित ब्याज दर पर जनता को अमानती रकम भी देते थे, मतलब एक दूसरे को लोन भी देते थे। ये जो संघ है ये जनता को लोन भी देती थी। स्तूप होता है जब बुद्ध बौद्ध लोगों के लिए होता है। जो बौद्ध होता है ना तो बुद्ध के भगवान के ऊपर से गोल करके बनाया जाता है। लोग मठ के रूप में जैसा होता है तो स्तूप होता है बुद्ध भगवान के लिए। बाद है मूर्ति कला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी तरह बुद्ध भगवान के जो भिक्षु हैं उनके अवशेष जो वहां रखे जाते थे ना वो स्तूप होता था। लकड़ियों से बनाया जाता था। ये गुम्बद एरिया जो रास्ता होता था उसे पहले लकड़ियों से बनाया जाता था, बाद में उसे चेंज किया गया और उसे पत्थरों से बनाया जाने लगा। इस काल में प्रमुख स्तूप थे भरहुत, सांची, जो दोनों मध्य वर्ग से। सांची का स्तूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अशोक द्वारा बनाए गए थे। तो किसने बनाया अगर वो लिखा गया तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनका बाद में विस्तार किया गया। और अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो दोनों के दोनों आंध्र प्रदेश में। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है वो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में माना जाता है। इसकी मूर्ति कला के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसकी जो बाड़े है वो लाल पत्थरों से बनाई गई है। इस काल में सांची में 3 विशाल स्तूपों का निर्माण किया गया था। जो सबसे बड़ा जो सम्राट है अशोक द्वारा बनाया गया था। जो 550 जन्म है 550 उसके जो जन्म आए थे उस पर जो स्टोरीज थी उसके ऊपर जो लिखी हुई किताब है वो जातक है। पहले भी बताया वो सारी चीजें स्तूप में मिलती है। चट्टान में ही होगा नाम से ही। स्तूपों के अतिरिक्त काल में चट्टान को काटकर भवन का निर्माण कराया जाता था। यह स्थापत्य कला के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। सातवाहन के काल में महाराष्ट्र में पुणे तथा नासिक के निकट ठोस चट्टानों को काटकर बड़ी बड़ी संख्या में मंदिरों, भवनों और भिक्षुओं को रहने के लिए निवास स्थल बनाए जाते थे और इस स्थान को चैत्य के नाम से पुकारा जाता था। चैत्य। और भिक्षुओं के निवास के स्थान को विहार कहते थे, जो आज भी विहार ही है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे चैत्य के नाम से कहा जाता था और जहाँ भिक्षु रहते थे उन्हें विहार कहते थे। विहार। तो मूर्ति कला की शैलियाँ आने लग गई। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस आती है तो मूर्ति की शैली में बदलाव आने लग जाता है। जैसे कि लोग वहाँ पर खड़े लोग स्टैचू बनाते हैं तो हमने देखा कि यार बुद्ध हमेशा बैठा रहता है, इसे खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में बना के देखते कैसा लगता है। यहाँ से शैली आ जाती है धीरे धीरे। ईसा के प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म में 2 विभाजन हो गए थे। ईसा के जो प्रथम शताब्दी है उसी में ही 2 तरह से डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म। एक हीनयान, एक महायान। महायान बौद्धों ने बुद्ध भगवान को मानकर मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया था। तो बौद्ध जो महायान है उन्हें बौद्धों ने बुद्ध को भगवान माना और एक मानव के रूप में उसकी पूजा की। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं का सृजन हुआ। इस काल में मूर्ति निर्माण की 3 मुख्य शैली जो है वो बनी। मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली। मथुरा शैली, गांधार शैली और अमरावती शैली। देखा जा सकता है कुषाण के शासन के काल व्यापक संख्या में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। कार्तिकेय, विष्णु तथा कुबेर इन मूर्तियों का भी निर्माण किया। कि ब्राह्मण भी अब देख के इन्फ्लुएंस हो रहे, वो भी मूर्तियां बना रहे। अभी बहुत तो बना ही रहे तो उन्होंने भी मूर्तियां बनाई। तो उस टाइम पे विष्णु, कुबेर और कार्तिकेय की मूर्ति बनाई गई। काल क्षेत्र में यूनानी, मौर्य, शुंग तथा शक कुषाण जो वंशीय है उनकी सफलतापूर्वक शासन किया था। ईसाई के युग के आरंभ में इस कला की शैली का विकास हुआ। इसे कई नाम से जाना गया। यूनानी रोमन, भारतीय यूनानी और यूनानी बौद्ध। मुद्दा बौद्ध था। बौद्ध भारत से आया।
लेकिन जो उसके अंदर शैली अपनाई गई वो यूनान की आ गई। हमारा शरीर होता है मस्कुलर हो रहा है, जिस तरह से बनाया जाता है एक इंसान को, जिस तरह से पोजीशन दी जाती है पोज, यही पोज बनाया गया एक गॉड का। महत्व जैसे कि एक हाथी को पालतू बना रहा है तो उस टाइम पे उसका कैसा पोजीशन होना चाहिए एक बुद्ध की, वैसे तरीके से उनकी जो लाइफ की स्टोरीज है ना उस पर मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। अकेले बुद्ध पे नहीं थी, उनकी स्टोरीज पे मूर्तियाँ थी। ये अमरावती की सोच थी। हर मूर्ति कला अपनी सोच के हिसाब से मूर्तियाँ बनाता है ना। हर एक व्यक्ति अपने सोच से मूर्तियों को बनाना चाहता है। ऐसा होता तो भगवान कैसे लगते, ऐसे होते तो बुद्ध कैसे लगते। उस हिसाब से मूर्तियाँ अलग अलग आने लगती। लोगों की जितनी सोच आ रही थी, फिर लोग दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, यार उनकी मूर्ति बड़ी अलग डिज़ाइन में बनाते हैं, ऐसी डिज़ाइन में अगर हमारे बुद्ध होते तो कैसा लगता। तो एक और आ जाता है लाफिंग बुद्धा, वो चाइना में बनता है। हंसता हुआ एक बुद्धा दिखाया होगा, गोल राउंड शेप हंसते हुए, वो लाफिंग बुद्धा है। संगम साहित्य आते हैं इसके अंदर। भारत में नवप्रस्तर काल जिसमें पत्थरों का जो है कुल्हाड़ी धारदार हथियारों का प्रयोग मिलता है। महापाषाण में अस्तित्व में आई जो 1200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है, बताया जा रहा है। इसमें उस टाइम पे ह्यूमन क्या क्या करता था, पत्थरों का यूज़ करता था। उस टाइम पे क्या करता था, मिट्टी के जो बर्तन है वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, नागपुर के उत्तर से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण बिंदु तक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। महापाषाणी के जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है ब्रह्मगिरी, मस्की कर्नाटक, आदि चिल्लारूर तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र। लोहे का औजार हर महापाषाणी कब्र में पाया गया। जिस तरह का कोई भी कब्र आप देखेंगे तो उसके पास लोहा जरूर पाया गया था। इस टाइम का मतलब है कि उस टाइम लोहा काफी यूज करते थे। उनका औजार उनके शिल्प गतिविधियों को संकेत करता है। तीर का सिरा, कटार, तलवार, त्रिशूल, कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, कुदाली, ये सब हल, ये सब बनाए जाते थे। इन औजारों के साथ महापाषाणिक स्थलों में अनाज जैसे चावल गेहूं की भी संकेत मिलते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाणिक सभ्यता के बाद संगम काल का प्रारंभ हुआ। वो जैसे ही एंडिंग हुई तो जो अगला काल आया वो संगम काल आया। प्रेम तथा युद्ध पे ये कविताएं लिखी जाती थी तो उन्हीं टाइम पर इनका संगम होता था, इसलिए साहित्य का नाम क्या होगा, संगम साहित्य। और इसको कौन दे रहा था, सपोर्ट कौन कर रहा था इसका, पांड्य जो शासक थे। तो नीचे जो है चोल, चेर, पांड्य, तीन किंगडम रहा करते थे। चोल, चेर, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य। पांड्य जो है इनका संरक्षित है। संघ साहित्य में 300 से 300 ईस्वी तक, 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इस साहित्य का संजन माना गया कि इस टाइम पे ये साहित्य बन रहा था। हो गया। सरदार की वंशवादी मानी जाती है। संगम युग के दौरान तमिल क्षेत्र पर शासन करने वाले कबीलाई सरकार जैसे कि चोल जिनकी राजधानी उरियल थी, चेर जिसकी राजधानी थी, और वंजी तथा पांड्या जिनकी राजधानी मदुरै थी। चौल, चेर, पांड्यों के बीच संघर्ष होते रहते थे, जैसे मैंने बताया। तो उस टाइम पे 3 किंगडम नीचे रहते थे, चौल, चेर, पांड्य। उनके बीच में हमेशा संघर्ष मिलता था। इस युग के तमिल क्षेत्र में 5 टिनाइयों अर्थात आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित था। आर्थिक स्रोतों पर आदित्य जैसे कि कुंडरजी पहाड़ी क्षेत्र, पलाई निर्जल क्षेत्र, मुलई चरवाही क्षेत्र, मुरुद्दम नम क्षेत्र, नीतल समुद्री क्षेत्र। तो हर क्षेत्र को उस टाइम पर डिवाइड किया गया नाम। और टिनाइयों के नागरिकों अपने स्वयं का निर्वाह के लिए स्वयं माध्यम थे। कुरंजी का शिकार करना, कंदमूल चुनना था। पलाई में कुछ शासक संबंध, कुछ उत्पादन संबंध नहीं था तथा आक्रमण और लूटपाट होता था। मुलाई में पशुओं को देखभाल के रूप में, मुरुदम में कृषि तथा नीतल में मछली पकड़ना या नमक उत्पादन करना। मतलब हर क्षेत्र अपने आप में एक आर्थिक व्यवस्था को देखा जाता था कि हर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो चीज़ हो सकता था वो एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में रखा जाता था। तो अगर कोई मर जाता तो उसके टैप में पत्थर रखा जाता। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को पूजा जाता था। संगम युग की महिला शिक्षित प्रतीत होती थी। जैसे संगम संहिताओं में कवित्री की रचनाओं का योगदान भी मिलता है। तो चोल शासक का एक कार्यबल जिसको एक बांध बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। लोग संगम काल में एक बात आ जाती है जिसके अंदर ये बात है कि वो रोम साम्राज्य से उनका व्यापार होता था। संगम साहित्य प्रेम तथा भावनाओं, अहम युद्ध तथा सामाजिक आचरण पूरम के माध्यम से ईसा पूर्व 300 से लेकर 300 तक तमिल क्षेत्र के राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक विषमता तथा आर्थिक समृद्धि का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से आपका ये पूरा चैप्टर होता है।